हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व अर्थात मांग की तालिका व मांग वक्र के बारे में जानेंगे। तो मांग की अनुसूची या मांग तालिका व मांग वक्र क्या है। इसके पहले अपन ने देखा कि मांग क्या है और उसके अंतर्गत अपन ने बात करी कि किसी निश्चित समय, स्थान और कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को हम लोग मांग कहते हैं। अर्थात उस मांग की कॉन्सेप्ट के अंतर्गत निश्चित स्थान, समय और कीमत का होना आवश्यक था। अब चूंकि हम जान चुके हैं कि मांग क्या है, तो अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि जान पाए कि मांग की अनुसूची क्या है, डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करूंगा आपको, तो मांग की अनुसूची एक दिए गए समय में और वस्तु की विभिन्न वैकल्पिक कीमतों पर, वस्तु की अलग अलग कीमतें होंगी और उन वैकल्पिक कीमतों पर वस्तु की अलग अलग मात्रा मांगी जाती है। और उन दोनों चीजों को यदि हम एक टेबल से दर्शाएं तो वो मांग टेबल है, वो मांग अनुसूची है, वो मांग तालिका बन जाती है। तो कैसे कहेंगे कि एक दिए गए समय में वस्तु की विभिन्न वैकल्पिक कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को यदि एक सारणी द्वारा दर्शाया जाए तो वह मांग अनुसूची या मांग सारणी बन जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस सारणी के अंतर्गत पीएक्स और डीएक्स दोनों दिखाए गए हैं, कीमत और मांग की मात्रा। पीएक्स प्राइस ऑफ एक्स, डीएक्स डिमांड ऑफ एक्स। तो ये जो प्राइस है वो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 1 रुपीज पर केजी मान लीजिए, 2 रुपीज पर केजी, 3 रुपीज पर केजी एंड सो ऑन। ठीक उसी प्रकार से 500, 400 और 300 ये यूनिट्स हैं, ये मात्रा है। तो 1 रुपये जब प्राइस है प्रति इकाई या प्रति केजी मान लीजिए, तब मांगी गई मात्रा कितनी है? 500 इकाइयां। और ये प्राइस बढ़ती है 1 से 2, तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घट जाती है। तो इसके अनुसार पहले 500 रुपये थी इकाइयां, अब 400 रुपये। ठीक इसी प्रकार से आगे। तो ये जो प्राइस है इसको हम वैकल्पिक कीमत के नाम से बोलेंगे। तो वैकल्पिक कीमतें हैं ये 1 2 3 4 5, और इस वैकल्पिक कीमतों पर वस्तु की मांगी की मात्राएं इस प्रकार से दिखाई गई है। तो ये मांग तालिका है, मांग अनुसूची है। यदि मांग अनुसूची को, इस मांग सारणी को यदि हम किसी छायाचित्र से दर्शाएं तो हमें एक वक्र मिलता है और उस वक्र का नाम क्या होता है? मांग वक्र। तो ये मांग वक्र कैसे बनता है? यदि हम इस सारणी को, जो सारणी दी गई है, जो मांग अनुसूची दी गई है, इस अनुसूची को यदि हम किसी छायाचित्र से दर्शाएं तो उसमें एक वक्र हमें मिलेगा। उस वक्र का नाम ही होगा मांग वक्र। ये मांग वक्र है। जब मांग अनुसूची को एक रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, हमें एक वक्र प्राप्त होता है और वह मांग वक्र कराता है। तो देखिए, ये मांग वक्र है। तो ये मांग वक्र किस प्रकार का है? ये नेगेटिव स्लोप वाला मांग वक्र है। ऋणात्मक अर्थात अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ गिर रहा है। और यहां देखें आप, प्राइस को हम ले रहे हैं ओ वाई एक्सिस पर और ओ एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम मांगी गई मात्रा। प्राइस को वैसे दिखा रहा है जैसे हमने ये देखा ना सारणी के अंतर्गत 1 2 3 4 5,
उसी प्रकार से हमने यहाँ लिया प्राइस को 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब प्राइस 1 रुपये प्रति केजी है या प्रति इकाई है तब मांगी गई मात्रा कितनी है? 500। यहाँ हमने दिखा दी 500। ये 500 का फिगर उस मांग सारणी में यहाँ ऊपर देख रहे हैं आप, एक के सामने ठीक 500। इस प्रकार से 2 रुपये प्रति इकाई कीमत के ऊपर मांगी गई मात्रा 400, 3 रुपये प्रति इकाई कीमत के ऊपर मांगी गई मात्रा 300, और इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं को यदि आपस में हम मिलाएं तो एक मांग वक्र हमें प्राप्त होता है। उसका नाम दिया हमने डीडी। तो ये मांग वक्र इस प्रकार से है। तो ये मांग वक्र है जो कि वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध को दिखाता है, ये मांग वक्र। अब देखिए, ये जो मांग वक्र है ये सामान्यतः नीचे की ओर झुका हुआ होता है। और नीचे की ओर झुके होने का मतलब क्या है इसका? कि वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत के बीच संबंध कैसा है? नेगेटिव है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब जब प्राइस बढ़ती है डिमांड गिरती है, जब प्राइस गिरती है डिमांड बढ़ती है। एक बढ़ता है दूसरा गिरता है, एक गिरता है दूसरा बढ़ता है। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। तो वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है और ठीक उसी के कारण से ये डिमांड का जो है वो नीचे की तरफ गिरता है। तो हम देखेंगे कि किन कारणों से मुख्य रूप से ये जो डिमांड कर्व है नीचे की तरफ गिरता है। तो पहला कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण से। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण से देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? इस चीज की मैंने आपको पहले बताया, बारे में बात की कि प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी हैं? जब एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित किया जा सकता हो, जैसे चाय और कॉफी, गुड़ और चीनी। ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ये प्रतिस्थापित वस्तुएं हैं। तो उसी अर्थ में प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? माना कि किसी वस्तु की कीमत गिर गई, एक वस्तु की कीमत गिर जाती है और अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस वस्तु की कीमत गिरी है वो अन्य वस्तुओं की कीमतों की अपेक्षा सस्ती हो गई है। अब तो उपभोक्ता क्या करेगा कि इस वस्तु का उपभोग या इस वस्तु की मांग बढ़ा देगा अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, बिकॉज वो वस्तु जो है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती हो गई है। अर्थात उपभोक्ता ने उस गिरी हुई वस्तु को दूसरी वस्तुओं से प्रतिस्थापित कर लिया। इस अर्थ में इसका नाम क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव। तो इस कारण से जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ गिरता है, बाएं से दाएं की तरफ गिरता है। दूसरा, आय प्रभाव। आय प्रभाव के अंतर्गत क्या होता है? जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो क्या होता है? उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है। वास्तविक आय का मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। किस अर्थ में? जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो ना केवल वो उस वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीद सकता है बल्कि अन्य वस्तुओं की मात्रा भी ज्यादा खरीदने की स्थिति में आ जाता है। अतः आय प्रभाव के कारण से भी उस वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदी जाती है, इसलिए डिमांड कर्व का स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है। तीसरा, कम कीमत पर नए क्रेता। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है पहले की अपेक्षा, तो अब वो उपभोक्ता भी उस वस्तु को खरीदने की स्थिति में आ जाएंगे जो पहले उस वस्तु को खरीदने की स्थिति में नहीं थे। अर्थात कीमत के गिरने पर कुछ नए क्रेता भी उस वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। अर्थात कीमत गिरने से मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार से मांग वक्र दाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरते हुए होते हैं। इस कारण से चौथा कारण क्या है
कि उपभोक्ता अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए भी ऐसा करते हैं, यानी कि वस्तु की मात्रा को कई बार बढ़ा देते हैं। माना कि दो वस्तु हैं, वस्तु एक्स और वस्तु वाई। तो उपभोक्ता दो वस्तुओं को परचेज करता है कभी कभी, मान लीजिए, तो उन वस्तुओं के बीच कैसे बैलेंस करें, तो हम लोग आगे देखेंगे कि उपभोक्ता, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु एक्स एक वस्तु वाई है, तो क्या करता है उपभोक्ता कि एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का जो अनुपात है वो बराबर करने की कोशिश करता है, किसके? दूसरी वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के। उन तो इसको हम लोग कहेंगे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, यानी कि एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए वाई वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के। अगर ये बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि अधिकतम संतुष्टि नहीं कर पा रहा उपभोक्ता। तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हेतु, उपभोक्ता एक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात बराबर करना चाहेगा दूसरी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात।